नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन में हुए शामिल। देहरादून में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं ने पकड़ा जोर। अंकिता हत्याकांड मामले में नई एंट्री ने मचाया भूचाल। उषा राणा ने दर्शन भारती पर लगाया वीआईपी को बचाने का गंभीर आरोप। सवाल, क्या भगवा चोले के पीछे छिपे हैं कई राज। और नर्सिंग स्टाफ ने किया सीएम आवास को उच्च नर्सिंग भर्ती नियमावली में संशोधन की मांग को लेकर पिछले 46 दिन से धरना जारी। वर्षवार नियुक्ति की मांग पर अड़े अभ्यर्थी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं। इधर सीएम धामी के दिल्ली पहुंचने पर सूबे में गलियारों में जो है मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो चली है। मगर इस बार की जो चर्चा है इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि 21 जनवरी को बीजेपी की हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें राज्य के विजन को लेकर मंथन किया जाना है। ऐसे में धामी कैबिनेट में खाली पड़े पदों को भरने की भी उम्मीद लगाई जा रही है। रिपोर्ट देखिए। क्या अब होगा धामी कैबिनेट का विस्तार? सियासी गलियारों में क्यों हो रही है सुगबुगाहट? क्या सीएम धामी दिल्ली से लाएंगे खुशखबरी? आखिर कब खत्म होगा विधायकों का इंतजार? उत्तराखंड की धामी कैबिनेट में लंबे समय से खाली चल रहे मंत्री पदों को भरने की चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो गई है। हालांकि ऐसा कोई पहली बार नहीं है जब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं हो रही हो। समय समय पर कैबिनेट की सुगबुगाहट होती रहती है। आलम ये हुआ कि जब जब चर्चा हुई तब विधायक भी मुख्यमंत्री के दरबार में अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर पहुंचने लगे। लेकिन मंत्रिमंडल में अपनी जगह तलाश रहे विधायकों को आज भी इंतजार ही करना पड़ रहा है। लेकिन इस बार ये चर्चा इसलिए खास है क्योंकि 21 जनवरी को बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें सीएम धामी भी शामिल होंगे। इस बैठक में राज्य के विजन को लेकर मंथन किया जाना है। ऐसे में धामी कैबिनेट में खाली पड़े पदों को भरने की उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि इसे लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि ये फैसला हाईकमान पर ही है। देखिए, अब ये विषय नेतृत्व का है और विस्तार करना ये केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें फैसला करना है। तो आपने बहुत छोटे व्यक्ति से बड़ा सवाल कर दिया। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, जो जिम्मेदारी मुझे मिलती है मैं उसको पूरा करता हूँ। वहीं पूरे मामले पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि कैबिनेट विस्तार की चर्चा जरूर होती है, लेकिन सिर्फ चर्चा बनकर रह जाती है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली जाते हैं। चर्चा जरूर होती है और जब चर्चा होती है तो उसमें सब विधायक जो है मुख्यमंत्री जी की परिक्रमा करते हैं कि मुझे भी मंत्री बनाओ, मुझे भी मंत्री बनाओ। लेकिन जितनी बार मुख्यमंत्री जी अब तक दिल्ली गए तो आप देख लीजिए कभी मंत्रिमंडल के विस्तार की बात नहीं हुई है। और मंत्रिमंडल विस्तार न होने की वजह से निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के पास सारे विभाग हैं। मुख्यमंत्री से मैं समझता हूँ कि मिल पाना कठिन काम है। अगर विभाग अन्य मंत्रियों के पास रहते तो आमजन जो है मंत्री से मिल करके अपनी बात कहता और उसका कार्य जो है हो जाता। लेकिन सरकार को इन तमाम चीजों से कोई सरोकार नहीं है। सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी साल है। 27 के चुनाव के लिए बीजेपी कसरत करती नजर आ रही है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिरी साल में क्या बीजेपी मंत्रिमंडल विस्तार करेगी या फिर मौजूदा टीम के साथ ही 27 के चुनावी रण में उतरा जाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड में एकल महिला स्वरोजगार योजना और नंदाकोरा योजना के लाभार्थियों को उनका पैसा फरवरी के पहले हफ्ते में मिलने वाला है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने सचिवालय में आयोजित बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करने के साथ ही ये बात कही है। मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि नंदाकोरा योजना के तहत अब तक 11 जनपदों के लाभार्थियों की लिस्ट तैयार की गई है। वहीं एकल महिला स्वरोजगार योजना के 504 पात्र महिलाओं की लिस्ट भी तैयार की गई है
और इन सभी लाभार्थियों को जो धनराशि है वो फरवरी के पहले हफ्ते में वितरित की जाएगी। कि आज महिला सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं का आज समीक्षा की गई है, जिसमें विशेषतः हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना है नंदा गौरव योजना, जिसको लेकर आज सभी जनपदों की स्थितियों को समीक्षा की गई है, जिसमें लगभग 11 जनपदों ने अपनी रिपोर्ट जो है वो स्क्रूटनी करके वो भेज चुके हैं और शेष अभी 2-3 जनपदों के अभी आने हैं। वैसे हमारे यहाँ पर लगभग जो 12वीं पास हमारी छात्राएं हैं उनका 2025-26 का वो लगभग 34,852 की उनकी संख्या पूरे प्रदेश भर के निकल कर आई है। जो हमारे जन्म लेने वाली बालिकाएं हैं वो 6,021 जो हैं वो वर्ष 25-26 के निकल कर आई हैं, जिनका भुगतान शीघ्र अतिशीघ्र लगभग 184 करोड़ 49 लाख 9,000 के करीब जो धनराशि है वो भुगतान किया जाना है। अंकिता हत्याकांड मामले में नई एंट्री ने भूचाल ला दिया है। उषा राणा माही ये वही महिला है जिन्होंने अंकिता मामले में बड़े खुलासे का दावा करते हुए कालनेमी के राज से पर्दा उठाने की बात कही और अब एक नया वीडियो जारी करते हुए उषा राणा ने सीधे दर्शन भारती पर वीआईपी के नाम को छिपाने का गंभीर आरोप लगाया है। क्या कुछ पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। वो साक्ष्य सार्वजनिक कर दो, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या कहीं ऐसा तो नहीं वीआईपी आप खुद हो और खुद को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हो। अंकिता मामले में नई एंट्री ने मचाया भूचाल। पहले कालनेमी के खुलासे का किया था दावा, अब दर्शन भारती पर उठ रहे सवाल। क्या भगवा चोले के पीछे छुपे हैं राज? आखिर किसे है वीआईपी को बचाने की बौखलाहट? उत्तराखंड का हाई प्रोफाइल अंकिता हत्याकांड मामला, जिसमें एक के बाद एक राजदार सामने आकर नए नए खुलासे करने का दावा कर रहे हैं। उर्मिला सनावर के बाद अब नई एंट्री ने सबको चौंका दिया है। उषा राणा माही, जिसका जिक्र हमने अपनी बीते दिन की रिपोर्ट में किया था। सबसे पहले उषा राणा ने अंकिता मामले में बिना किसी का नाम लिए कालनेमी पर निशाना साधा और फिर देर शाम एक लाइव वीडियो में आकर सीधे सामाजिक कार्यकर्ता दर्शन भारती पर गंभीर आरोप लगाए। ये वही दर्शन भारती है जिसने उर्मिला सनावर को अपना संरक्षण दिया था। 9 दिन तक जिस उर्मिला सनावर का पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई थी, दर्शन भारती उस उर्मिला को दिल्ली से देहरादून लेकर आए, जिसके बाद उर्मिला सनावर पुलिस के सामने हाजिर हुई और पूछताछ में पूरा सहयोग किया। लेकिन अब इस पूरे मामले में दर्शन भारती की भूमिका संदिग्ध बनी हुई है, क्योंकि उषा राणा ने दर्शन भारती पर अंकिता हत्याकांड मामले से जुड़े साक्ष्य छुपाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उषा राणा का कहना है कि दर्शन भारती वीआईपी का नाम जानता है। उर्मिला से सारे सबूत लेकर दर्शन भारती ने उन्हें कई ठिकाने लगाने का काम किया है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब वो पुलिस को साक्ष्य दे रही थी कि वीआईपी कौन है और उस दिन उस रिजॉर्ट में क्या हुआ था, उसके पास सारे साक्ष्य थे, तो तुमने वो साक्ष्य कहाँ गायब करवा दिए? क्यों नहीं रखे आपने पुलिस के सामने कि तू बहुत बड़ा उत्तराखंड का सेवक बनता है ना, तो उस सेवक के नाते तू दे वो साक्ष्य जो तूने उर्मिला के हाथ से छुपा दिए हैं। ऐसा नहीं तूने छुपाए हैं भाई, वो मैं 100% कह सकती हूँ दर्शन भारती, मैं आज भी कह रही हूँ आपको, वो साक्ष्य सार्वजनिक कर दो, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन मेरे सवाल का जवाब देगा, और ये सवाल का जवाब सिर्फ मेरा नहीं पूरे उत्तराखंड की जनता का है। तूने वो साक्ष्य छुपाए कहाँ है? दे वो साक्ष्य, और तू ये साक्ष्य दे, सब रख जनता के सामने। जो साक्ष्य तुमने उर्मिला सनावर के हाथ से छुपा के रखे हैं, उसके पास एक नहीं 2-2 मोबाइल हैं, ठीक है? मैंने उनकी लाइव में कई बार देखे हैं। सिर्फ एक ही मोबाइल क्यों, दूसरा मोबाइल क्यों नहीं? इतना ही नहीं, उषा राणा ने दर्शन भारती पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए पूरा खेल खेलने का भी गंभीर आरोप लगाया। क्या मजबूरी है तेरी? ऐसी कौन सी मजबूरी है? ऐसी कौन से आदमी को आप बचा रहे हो जो तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी बौखलाहट? क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो वीआईपी आप खुद हो और खुद को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हो? इतना मतलब इतना भी क्या दुर्भाग्य दिन आ गए हैं उत्तराखंड के। दर्शन भारती जैसा आदमी
जिसकी कोई औकात नहीं है उत्तराखंड के अंदर, अपना नाम फेम और राजनीति चमकाने के चक्कर में तुम एक बेटी के उस पर राजनीति कर रहे हो। तुमने ये भी नहीं सोचा कि उसकी माँ और बाप कितना रो रहे होंगे। अब ऐसे में गंभीर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर उषा राणा ऐसी कौन सी हकीकत जानती है जिसके सहारे उषा राणा ने दर्शन भारती पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उषा राणा के पास अंकिता हत्याकांड से जुड़े कौन से राज है जिस दर्शन भारती के साथ उषा राणा की अच्छी सांठगांठ मालूम पड़ती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। सवाल ये भी उठता है कि आखिर उर्मिला सनावर को दर्शन भारती का ही संरक्षण क्यों मिला। वहीं अंकिता हत्याकांड मामले में दर्शन भारती की दिलचस्पी भी सवालों के घेरे में है। खैर, अब देखना यह होगा कि इस मामले में जिस तरह से धामी सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए सीबीआई जांच की संस्तुति की है, क्या पड़ताल के दौरान ये सभी राजदार जांच के दायरे में आएंगे या फिर अंकिता के नाम पर हर कोई यूं ही अपनी राजनीति चमकाता रहेगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। अंकिता हत्याकांड मामले में न जाने कितने राजदार हैं और न जाने अभी और कितने राज से पर्दा उठना बाकी है। उंगलियों पर अगर नाम गिनाए जाए तो शायद हम गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन फहरिस्त खत्म नहीं होगी। उर्मिला के मामले में उर्मिला सनावर ने कई नामों का खुलासा किया, लेकिन निशाना आज भी गट्टू पर है। रिपोर्ट देखिए। अंकिता मर्डर केस के कई राजदार, हर किसी की नई कहानी, नया अंदाज, एक दूसरे के काले चिट्ठे खोलने को सब है तैयार। मगर अंकिता मामले में वीआईपी थ्योरी का एंगल सुलझा पाने में हर कोई नाकाम। एक कहावत आपने सुनी होगी कि घर का भेदी लंका ढाए। अंकिता हत्याकांड मामले में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इस प्रकरण में जितने भी नाम सामने आए हैं, उनकी कुंडली खंगाल कर देखी जाए तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे मालूम पड़ते हैं। हर किसी का एक दूसरे के साथ नाता दिखाई देता है और एक दूसरे के राज भी छिपाए बैठे हैं। लेकिन कहते हैं कि भरे पेट वाले को राज मत बताओ, क्योंकि जब उसका जी मचलाएगा तो वो सब उगल देगा। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इस मामले में जब से उर्मिला सनावर की एंट्री हुई है, तब से इस केस में परते दर परते खुलती जा रही है। कई राजदार सामने आए हैं, एक के बाद एक कई एंट्री ने सबको चौंकाया है। सबसे पहले उर्मिला सनावर, फिर सुरेश राठौर, फिर बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम, उसके बाद बीजेपी के प्रदेश महामंत्री अजय कुमार, फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सामाजिक कार्यकर्ता भावना पांडे, यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट, यमकेश्वर की पूर्व जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़, सामाजिक कार्यकर्ता दर्शन भारती और अब उषा राणा माही। ये वो तमाम नाम है जो अंकिता हत्याकांड मामले में राजदार बने बैठे हैं और अंकिता का सहारा लेते हुए एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। इन भेदियों के पास आए दिन एक नया आरोप और एक नई कहानी होती है, लेकिन मकसद शायद सिर्फ एक ही है, अपनी राजनीति चमकाने का। लेकिन उर्मिला सनावर का मकसद शायद इस मामले में वीआईपी की थ्योरी को सुलझाने का है। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले दिन से ही उर्मिला सनावर का फोकस वीआईपी के नाम पर है। शुरुआत से ही उर्मिला अंकिता हत्याकांड मामले में कथित वीआईपी के होने का आरोप बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम पर लगा रही है, जिसको लेकर उन्होंने कई ऑडियो भी वायरल किए। आज भी उर्मिला सनावर की अगर सोशल मीडिया पोस्ट देखी जाए तो उसमें फिर से बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम और आरती गौड़ के कई फोटो शेयर करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। अब इन फोटोज को देखकर यही लगता है कि दुष्यंत गौतम के सुरेश राठौर और उनके परिवार के साथ गहरे ताल्लुकात है, और अगर गहरा नाता है तो यकीनन दुष्यंत गौतम के कुछ राज भी सुरेश राठौर को जरूर पता होंगे। वही राज जिनका जिक्र शायद सुरेश राठौर ने उर्मिला के साथ बातचीत के दौरान किया था। अब इन बातों में और आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसका खुलासा तो जांच में हो ही जाएगा। लेकिन इस मामले में जिस तरह से एक के बाद एक भेदी सामने आ रहे हैं, उन सभी से पुलिस को पूछताछ जरूर करनी चाहिए। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड नर्सिंग एकता मंच ने अपनी कई मांगों को लेकर सीएम आवास कूच किया। पिछले 40 दिनों से नर्सिंग भर्ती वर्षवार की मांग को लेकर, इसके अलावा कई अन्य मांगों को लेकर नर्सिंग स्टाफ जो है उनका धरना प्रदर्शन जारी है। इन मांगों को लेकर सीएम धामी से भी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं निकला। ऐसे में जो आंदोलनकारी है, जो प्रदर्शनकारी है, उनका ये कहना है कि उनकी मांग पूरी न होने के चलते उन्हें एक बार फिर से सड़कों पर उतरना पड़ा है।
हमें क्यों उठाया जा रहा है? जब हमारा धरना शांतिपूर्वक चल रहा है तो हमें क्यों यहाँ से उठाया जा रहा है? क्यों हमारी बात दबाई जा रही है? क्यों इस तरीके से हमें पुलिस प्रशासन ऐसे कर रहे हैं? हम यही चाहते हैं कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे। हम नहीं चाहते, हम कोई किसी का विरोध नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हर बार ऐसी करते हैं, हर बार हमें यहाँ से उठा के एकता विहार भेज देते हैं। हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है। ये सरकार के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, पर हम चाहते हैं कि सरकार हमारे हित में बोले, जो भी बोले। कैबिनेट मंत्री और मसूरी से विधायक गणेश जोशी ने अपनी विधानसभा की जनता को विकास कार्यों की सौगात दी है। आपको बता दें कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र के 617 लाख के अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पेयजल, सड़क और कई अन्य विकास कार्यों से जनता को लाभ मिलेगा। 100 करोड़ से अधिक की सड़कें हमने वहां पर बनवा दी हैं। जो हमारे, जैसे मैंने कहा, एक पर्यटन स्थल है टपकेश्वर गढ़ी कैंट में। उस क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि वहाँ सीवर लाइन नहीं है। 53 करोड़ से हमने सीवर लाइन वहाँ हम बिछा रहे हैं, काम चल रहा है। अभी हाल ही में मैंने डुभाल शक्ति कॉलोनी, रविंदरपुरी, पथरिया पीर, यहाँ की सीवर लाइन का काम शिलान्यास हमने किया है। इससे पहले मैंने नए वर्ष में करीब 15 करोड़ के शिलान्यास और किए। कल नागल क्षेत्र में हमने 1 करोड़ 88 लाख से सड़कें व 3 करोड़ 98 लाख से बिजली व टैंक का लोकार्पण हमने किया है। उधम सिंह नगर के शक्ति फार्म में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने क्षेत्रवासियों को एक नई सौगात दी है। आपको बता दें कि जनता की मांग पर शक्ति फार्म निर्मल नगर में सूखी नदी पर पुल के निर्माण की घोषणा की गई है। बता दें कि 11.40 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण किया जाना है और इस पुल के निर्माण से स्थानीय लोगों के साथ ही आपको बता दें कि क्षेत्र में विकास को नई गति मिलेगी। यहाँ पुल होने से सबका फायदा है। इको पार्क भी बन रहा है। पूरे शक्ति फार्म के लोगों के लिए रोजगार का भी एक व्यवस्था हो जाएगा। यहाँ से पुल भी बन जाएगा, आदमी के लिए जाने आने का भी पूरे शक्ति फार्म क्षेत्र का विकास होगा। मंगलोर के मुंडलाना गांव में आयोजित किसान चौपाल में राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने शिरकत की है। इस दौरान किसानों को जी राम जी योजना के उद्देश्य, लाभ और इसके माध्यम से गांव के समग्र विकास की जानकारी दी गई। राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने कहा है कि जी राम जी योजना ग्रामीण भारत की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योजना साबित होगी। किस तरह से ये लाभकर होगा, कैसे ये आजीविका के लिए मजबूत आधार बनेगा, कैसे अपने गांव और देहात के लोगों की आर्थिक स्थिति को सशक्त करेगा, हेल्प सेल्फ ग्रुप को कैसे मजबूती देगा, ये सारी चीज़ों से अवगत कराने के लिए आज मैं अपने भाइयों के बीच में उपस्थित हुई और सबने बड़े ध्यान से सुना और मोदी जी के प्रति सभी कृतज्ञ हैं। सब उन पर अटूट विश्वास रखते हैं। वो यहाँ की बैठक में साफ नजर आया। सभी वहीं हल्द्वानी नगर निगम की बैनी सेना ने राजस्व वसूली के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए नगर निगम की आय में इजाफा किया। आपको बता दें कि बीते एक महीने में बैनी सेना ने 35 लाख रुपए से अधिक की वसूली की है, जिससे नगर निगम के राजस्व में बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने बताया कि बैनी सेना हल्द्वानी नगर निगम के 60 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के वसूली का काम करती है, जिसके अच्छे परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए, जो गत माह में बैनी सेना के साथ बैठक ली गई थी, उसके सकारात्मक परिणाम आए हैं और बैनी सेना द्वारा जो इस गत माह कलेक्शन किया गया है दिसंबर के महीने का, जो जनवरी में आता है, तो उसमें 35 लाख से अधिक की इनकम हुई है पूरे महीने में, और जो एक महीने का अभी तक का सर्वोच्च है। तो लगभग ईयरली हम इसको देखें तो बैनी सेना और दगड़ू बैनी सेना द्वारा 4 करोड़ से के करीब हमारे वार्षिक इनकम यूज़र चार्ज से हो रही है, जो एक अच्छा संकेत भी है। और अभी भी हमारे कुछ गैप्स हैं, जैसे कुछ किराएदारों वगैरह के हमारे भुगतान नहीं आ रहे हैं यूज़र चार्जेस। तो हमारी अपील भी रहेगी सभी जो यूज़र्स हैं जिनके यहाँ से कूड़ा उठता है या जो यहाँ पे रह रहे हैं और कूड़ा दे रहे हैं नगर निगम को, तो अपने यूज़र चार्ज समय से जमा कराएं।
वहीं हरिद्वार में व्यापार मंडल ने नशा मुक्त अभियान को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। व्यापार मंडल ने आरोप लगाया कि नगर कोतवाली और उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाली जितनी भी चौकियां हैं वो नशे पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। गंगा तट पर खुलेआम शराब, गांजा और स्मैक की बिक्री की जाती है, लेकिन प्रशासन मूकदर्शक बना बैठा है। 2026 जनवरी के आज 19 तारीख को हम बैठ के आज समीक्षा करने आए हैं आप सभी के साथ मिलके कि क्या 2025 में कई ऐसा क्षेत्र आपको लगा कि वो नशे से अब फ्री हो चुका है। तो हम सभी आप क्योंकि लोकतंत्र के 14 स्तंभ भी कहलाते हैं और समाज का दर्पण भी है। जो आप लिखते हैं, जो आप दिखाते हैं, जो आप बोलते हैं, उसी को सच मानते हैं। आज भी उसी को सच मानने की प्रेरणा से हम आपके समक्ष उपस्थित हुए कि 2025 क्या नशा मुक्त हो गई या ये लक्ष्य का अभी और आगे बढ़ाने का उनका सरकार ने सोचा है। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन में हुए शामिल। देहरादून में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं ने पकड़ा जोर। अंकिता हत्याकांड मामले में नई एंट्री ने मचाया भूचाल। उषा राणा ने दर्शन भारती पर लगाया वीआईपी को बचाने का गंभीर आरोप। सवाल, क्या भगवा चोले के पीछे छिपे हैं कई राज। और नर्सिंग स्टाफ ने किया सीएम आवास कोच नर्सिंग भर्ती नियमावली में संशोधन की मांग को लेकर पिछले 46 दिन से धरना जारी। वर्षवार नियुक्ति की मांग पर अड़े अभ्यर्थी।